नमस्ते, मेरा नाम है अंकित मौर्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा पे। तो हम PYQ सीरीज में साइंस वाले सेक्शन में आज हम सेट 4 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब तक हमने तीन सेट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आज ये हमारा चौथा सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 2 है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। हीलियम का कितना होता है? 2 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। सोडियम का कितना होता है? 11। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसी को ही हम बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ही किसी भी यदि कोई न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए ये क्या है? एटॉमिक नंबर बराबर कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, और प्रोटॉन के बराबर ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वही उतने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। हीलियम में कितने हैं? 2। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। सोडियम में कितने हैं? 11। तो इसमें से क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, तो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है? हीलियम का। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या इसके परमाणु के नाभिक की उपस्थित किस कण की संख्या के बराबर है? यही तो अभी हमने देखा कि किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है। किसको? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, उसमें जितना प्रोटॉन होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी तो वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो परमाणु ये संख्या का एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो जहाँ भी आएगी तो यही हम लिखेंगे कि परमाणु संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या सही हुआ था? ऑप्शन ए सही हुआ था, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल सीसा संग्रहण बैटरी, इसको बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी, या फिर इसी को नाम होता है सीसा संचायक सेल। ठीक है, सीसा संचायक सेल में एक्चुअली में क्या होता है कि एक हमने बर्तन ले लिया। ठीक है, एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया। जो हमने एनोड लिया है वो लेते हैं किसका? लेड का, PB का लेते हैं। किसका? PB का लेते हैं। लेकिन जो कैथोड लेते हैं वो होता है PbO2 यानी लेड ऑक्साइड का होता है। इसको हम क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम? जो एक लिक्विड भरते हैं, सॉल्यूशन भरते हैं, विलयन भरते हैं, वो कौन सा होता है? H2SO4। H2SO4 लिक्विड भर दिया तो ये अब हमारा बन गया क्या? सीसा संचायक सेल या फिर लेड स्टोरेज बैटरी बन गई। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। ठीक है, बैटरी बनाने के लिए क्या करना है हमको? सीसा संचायक सेल बनाना है। तो लेड का क्या बना देना है? एनोड बना देना है। और लेड ऑक्साइड का क्या बना देना है? कैथोड बना देना है। उसको बैटरी से कनेक्ट करना और विलयन कौन सा डालना है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रथम दुर्लभ मृदा धातु है? फर्स्ट दुर्लभ मृदा धातु है। दुर्लभ मृदा धातु जो नीचे की ओर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है, पीरियोडिक टेबल में सबसे 2 लाइन एक्स्ट्रा दिया होता है, 15-15 एलिमेंट का 2। तो उसमें जो लैंथेनाइड सीरीज होती है उसी को बोलते हैं दुर्लभ मृदा धातु। तो लैंथेनाइड सीरीज में जो उसमें से लैंथेनाइड सीरीज में होते हैं टोटल 15 वो एलिमेंट है, तो उसमें कह रहा है कि पहला दुर्लभ मृदा धातु कौन सा है। तो उस सीरीज में जब आप देखेंगे तो पहला जो एलिमेंट है वो है लैंथेनम। क्या है? लैंथेनम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 होता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? सीरियम। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है। और जब आप एक्टिनाइड सीरीज में आएंगे तो पहला वाला जो एलिमेंट होगा यानी 89 वाला, उसको बोलते हैं हम एक्टिनियम। इसका कितना होता है? 89 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, यूरेनियम का कितना होता है? 92 होता है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हुआ? लैंथेनम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे सबसे नीचे की ओर आएंगे, जो 2 अलग से बने होते हैं टेबल, उसमें जो लैंथेनाइड सीरीज या लैंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट क्या होता है? लैंथेनम है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा सतह संबंधित परिघटना है? देखिए, जब लिक्विड उबलता है तो नीचे से पानी के जो बर्तन होता है, बर्तन के नीचे से लिक्विड ऊपर की ओर आता है, तब जाके हमको उबलता हुआ दिखता है। पिघलना मतलब ओवरऑल मेल्ट होता है। वाष्पित होना, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसको समझते हैं होता क्या। इसमें से क्या सही है? सी, वाष्पीकरण होता है, ठीक है। लेकिन इसको पहले हम समझते हैं कि वाष्पीकरण ही क्यों है। जैसे एक बर्तन में हमने लिक्विड ले लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया? लिक्विड ले लिया। अब क्या होगा कि चाहे जो भी टेम्परेचर हो, इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इस लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं, इसमें क्या होगा कि ये प्रत्येक ताप पर धीरे 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 वाष्प में अपने आप बदलता रहता है। यानी कि वाष्पीकरण हर एक टेम्परेचर पे होता है, लेकिन बॉइलिंग और मेल्टिंग सिर्फ एक खास टेम्परेचर पे होता है, और फ्रीजिंग भी एक सिर्फ खास टेम्परेचर पे होगा। लेकिन इवेपोरेशन के लिए ऐसा नहीं, वो हर एक टेम्परेचर पर जो इसके टॉप की सरफेस होती है, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल वेपर बन के हमेशा उड़ते रहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन की प्रक्रिया। इसलिए इसमें से कौन सा सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस रूसी वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का सिद्धांत दिया था? कौन सा सिद्धांत? ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें से जो ओपेरिन है, ओपेरिन का पूरा नाम था AI ओपेरिन। क्या नाम था उनका पूरा नाम? AI ओपेरिन। ये रूस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, मटेरियलिस्टिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी? मटेरियलिस्टिक थ्योरी, ठीक है। यानी इसी को पदार्थवाद या भौतिकवाद भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन्हीं से मिल करके धीरे धीरे हमारे जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वहीं से होती है। किससे? ऑर्गेनिक एटम्स से, ठीक है। तो इसका क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। ओपेरिन, AI ओपेरिन, ये कहाँ के थे? रूस के थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जॉनसन ने किया था। विलियम जॉनसन ने, ठीक है। 1909 में। कब किया था? 1909 में। ये एग्जैक्ट फैक्ट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं, आपको बस ऐसे कैसे इसको रट लेना है। जीन जॉनसन। यदि आप देखेंगे तो ऐसे कुछ जुगाड़ लगा करके ऐसे निमोनिक टेक्निक यूज करिए कि जैसे जीन शब्द जॉनसन से मिलता जुलता है, तो जीन का सबसे पहले उपयोग कौन करेंगे? जॉनसन। जीन जॉन, ठीक है। ऐसे कुछ जुगाड़ लगा के आप निमोनिक टेक्निक से इसको याद करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारपीन तेल किससे मिलता है? तारपीन तेल किससे मिलता है? चीड़ के पौधे से मिलता है। किसको? पाइनस या फिर चीड़ के पौधे से। यानी कि इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ, ठीक है। ये किस काम में आता है? तारपीन का तेल। तारपीन का तेल जो होता है, ये पेंट बनाने में, ठीक है, पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में या फिर दवाई बनाने में इसका तारपीन के तेल का यूज होता है, ठीक है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक तरह का क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन एक तरह का ये क्या है? हार्मोन है। क्या आप बता सकते हैं इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज में जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, यानी कि पैनक्रियाज के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा सेल से इसका स्रावण होता है। कहाँ से ये स्रावित होता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल से ये हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारिश के पानी के संग्रहण का एक उद्देश्य क्या है? बारिश के पानी के संग्रहण का एक उद्देश्य तो होता है कि जब पानी इकट्ठा हो जाएगा, हम उसको सिंचाई में भी उपयोग कर लेंगे। सिंचाई मतलब कि पानी इकट्ठा हो गया, उसमें मछली पाल लेंगे, और पानी की समस्या हो रही है तो हम कपड़े धोने में भी यूज कर लेंगे। लेकिन इसका जो मेन पर्पज होता है बारिश के पानी के संग्रहण का, वो होता है ऑप्शन डी सही होता है। तो यानी कि ऑप्शन डी, कौन सा? ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। देखिए, इसमें से चारों ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमको इन चारों में से बेस्ट, सबसे सही क्या आंसर है वो ढूंढना है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जिनमें आपको चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन आपको उनमें से कौन सा बेस्ट सुटेबल आंसर है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये उसी का एग्जांपल है। तो इसमें चारों सही लग रहे होंगे, लेकिन जो इसमें बेस्ट सुटेबल आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी है, ठीक है।
सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। यानी कि बैक्टीरिया भी हैं, कवक भी हैं, लेकिन हरे पौधे तो बड़े पौधे मतलब कि बड़ी चीज़ हो जाती है ना, इसको तो हम आंखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जिनको देखने के लिए हमको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। किसकी? सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्त सारणी के दाहिनी सीरीज में तत्व होते हैं। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ जो लेफ्ट साइड में होगा वहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम, ये सब होंगे हाइड्रोजन। और सबसे किनारे क्या होगा? हीलियम। यहाँ पे क्या आएगा? लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन लास्ट में आएगा, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ऐसे आता चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो ये राइट में है ये तो क्या है? मेटल होते हैं। ठीक है, जो सबसे दाहिनी तरफ होते हैं यहाँ पे जो पाए जाते हैं तत्व वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं वो? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी सही हुआ। ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी सही हुआ। ठीक है, देखो जो लेफ्ट साइड में पाए जाएंगे वो क्या होंगे? मेटल होंगे। ठीक है, जो राइट साइड में पाए जाएंगे वो क्या होंगे? नॉन मेटल होंगे। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ एलिमेंट पाए जाएंगे उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। उनके हम कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मैच होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी उनके नॉन मेटल से मैच होते हैं। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कितने मेटलॉइड्स हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। यदि आपने कल का क्लास ध्यान से किया होगा तो ये आपको पता होगा, नहीं तो आप इसको गूगल करिए, जहाँ से भी देखना हो देखिए और कमेंट करिए, ताकि ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एकदम श्योर हो जाए। जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको कर ले जाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कैंसर को खत्म करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ठीक है, इसको आपको बस ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो यानी कि इसका क्या हुआ? कैंसर को उपचार हेतु किसका यूज करना पड़ेगा? कोबाल्ट 60। ये शुद्ध रटना ही है आपको। अब देखिए, पानी की बूंद के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? ये वाला क्वेश्चन कल हमने इसको ध्यान से देखा था, इसको दोबारा से देखते हैं। क्या होता है कि दुनिया में जितने भी लिक्विड होते हैं सब पे एक सरफेस टेंशन काम कर रहा होता है। सबके सरफेस पे एक टेंशन काम कर रहा होता है जिसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। और सारे लिक्विड चाहते हैं कि उसका सरफेस टेंशन कम से कम हो। और सरफेस टेंशन तभी कम होगा, क्या? सरफेस टेंशन तभी कम होगा जब उसका सरफेस का एरिया सबसे कम हो। ठीक है, तो एरिया सबसे कम करने का एक ही तरीका है, एक ही शेप है दुनिया में, वो है क्या? गोलाकार शेप, यानी कि राउंड शेप। यदि वो राउंड शेप में आ जाएगा तो उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। तो दुनिया की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, जब भी वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं तो उनको ये होता है कि वो गोलाकार फॉर्म में हो जाए। इसलिए देखो, सुबह में जो ओस की बूंद होती है वो भी गोलाकार की होती है। पानी का जो बुलबुला बनता है वो भी गोलाकार ही होता है ना। जब बारिश की बूंद गिरती है वो भी क्या होता है? गोलाकार ही होता है। इसीलिए वो क्या करने के लिए ये कम करना, एरिया किसको कम करने के लिए कर रहे हैं? ताकि सरफेस टेंशन कम हो सके। ठीक है, इस क्वेश्चन को कल भी हमने देखा था और ये आज भी उसी कंसेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन आया है। PYQ का देखिए यही फायदा होता है, जब आप एक समझे होते हैं। जैसे आपको हो सकता है लग रहा हो कि साइंस बहुत टफ है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स के मुश्किल से 20 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और केमिस्ट्री के भी ऐसे 20 टॉपिक ही हैं जिनसे अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आप इन 20 टॉपिक को पढ़ ले जाएंगे तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग आपके रेंज में हो जाएंगे। और 20 टॉपिक क्या हैं ये आपको कहाँ से समझ में आएगा? जब आप PYQ कर रहे होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चन है कहाँ कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। यही फायदा होता है PYQ करने का। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? देखिए, कल भी ये वाला क्वेश्चन हमने किया था। सपोज करिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है तो जो इसके बीच में, यानी कि ये इक्वेटर होगा,
ये इक्वेटर होगा। इक्वेटर के आसपास वाले ही रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन। ये वाले मतलब कि यहाँ पे जो होता है इस वाले ट्रॉपिकल रीजन में 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ तक यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जब टेम्परेचर भी ज़्यादा, बारिश भी ज़्यादा, तो क्या होंगे? यहाँ पे हरे पेड़ पौधे होंगे। हरे पेड़ पौधे किस कैटेगरी में आते हैं? ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हुआ? ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र धुलाई में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एसिड है? कौन सा एसिड आँख को धुलने के काम आता है? तो ये कौन सा होता है? बोरिक एसिड। क्या चीज़? बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोरिक एसिड का? H3BO3। क्या? H3BO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल का कार्य किस पर है? ये तो हमको पता है कि उन्होंने मटर पे काम किया था, लेकिन चारों ऑप्शन देखिए कि खाद्य मटर, जंगली मटर, उद्यान मटर और जीन मटर। तो इन्होंने जिस मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था वो वाला कौन सा था? उद्यान मटर। कौन सा? उद्यान मटर, यानी कि जो बगीचे में पाया जाता है। खाद्य मटर पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? यानी कि क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनता है। क्या बनता है? क्रोमोसोम बने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जो क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन कहाँ पाया जाता है? क्रोमैटिन से ही मिलके क्रोमोसोम बनता है। तो आप कमेंट करके बताएंगे जो क्रोमैटिन होता है, धागे नुमा संरचना क्रोमैटिन, वो कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका के अंदर क्रोमैटिन कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत अंतःकण बल पाया जाता है? यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि दो एटम के बीच के लगने वाला फोर्स होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। देखो, सबसे कमजोर होता है किसमें? गैस में, इसीलिए उसके मॉलिक्यूल इतने दूर दूर फैले होते हैं। उससे मजबूत कहाँ पे पाया जाता है? लिक्विड में पाया जाता है। और उससे भी मजबूत जो फोर्स पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? सॉलिड में। ठीक है, अब इस ऑप्शन के थ्रू देखने का हम ट्राई करेंगे। ऑक्सीजन पता है ये गैस है तो इसमें हो नहीं सकता। जल एक लिक्विड है, ये भी हो नहीं सकता। अब कंफ्यूजन हो सकती है आपको ब्रोमीन और आयरन में, तो इसमें आपको जाना चाहिए आयरन के साथ, क्योंकि आयरन जो होता है लोहा बहुत ठोस धातु है। ठीक है, इसको हम लोग पीटने के लिए यूज करते हैं, तार बनाने, खींच के हम तार भी बना सकते हैं, पीट के इसका सीट भी बना सकते हैं। तो यानी कि इसके बीच की जो बॉन्डिंग है बहुत मजबूत है। तो इसलिए इसका क्या ऑप्शन सही हुआ? आयरन, यानी कि लोहा। पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया किसके बराबर होती है? ये भी क्वेश्चन कल हमने किया था। ठीक है, संवेग क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है? m/v। अब कह रहा परिवर्तन की दर, यानी कि डेल्टा पी, यानी कि मतलब कि चेंज हो रहा है मोमेंटम में लेकिन टाइम के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं m डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं। इसी को क्या हम लिख सकते हैं? m/a लिख सकते हैं। डेल्टा v बाई डेल्टा t को क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एम क्या है? मास है। यहाँ पर डेल्टा पी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमको डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या मिल गया? m/a। m/a तो क्या होता है? यही तो फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? ये होता है बल होता है, यानी कि फोर्स होता है। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी क्या होता है? एफ के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांगी मिश्रण को इसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखिए, समांगी मिश्रण में क्या होता है कि दो लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया। अब दो लिक्विड को अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे? तो इसको यूज करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। किसका? डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ये काम कैसे करता है? देखिए, जब दो लिक्विड मिलाएंगे तो दोनों लिक्विड का क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इसका एक अलग होगा, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। जब हम उसको एक ही पात्र में मिला दिए हैं, एक ही बर्तन में, ठीक है, ये मिला हुआ है। जब हम इसको नीचे से गर्म करते जाएंगे, ठीक है,
इसको जब हम गर्म करेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ता जाएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो पहले वो वेपर के फॉर्म में बनने लग जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे ये वेपर फॉर्म बनने लग जाएगा उसी टेम्परेचर पे हम टेम्परेचर बढ़ाना रोक देंगे, और जितना भी एक लिक्विड 1 होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो वेपर में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको यहाँ से इकट्ठा करके इसको ठंडा कर लेंगे, तो यानी कि वो अलग बर्तन में हमको इकट्ठा मिल गया लिक्विड 1, और जो लिक्विड 2 है वो इसी बर्तन में रह गया। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, तो उतना टेम्परेचर ही नहीं पहुंचा कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया डिस्टिलेशन क्या होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हुआ, डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी आसवन विधि। स्पाइरुलिमा क्या है? स्पाइरुलिमा एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है ये? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है ये? स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये किस काम में आता है? स्पाइरुलिना किस काम में आता है? इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है, विटामिन होता है, इसमें खनिज पाए जाते हैं, कैरोटीनाइड पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, यानी कि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या? स्पाइरुलिना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, अब हमको इन 4 ऑप्शन के थ्रू बताएं। कल मैंने बताया था कि एक शेल में यानी एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम हो सकती है? 2n² हो सकता है। यदि आपने पिछला क्लास ध्यान से किया हो तो कितने हो सकते हैं? 2n²। यानी कि यदि 2n² को हम 2 की इक्वल करें तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 2n² = यदि हम 8 करें तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। 2n² को अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था कि एक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है ना, यही देखा था हमने। तो यानी कि यदि n = 1 है तो उसमें कितनी हो सकती है? 2n² कितना हो जाएगा? ये 2 के बराबर होगा। लेकिन यदि n = 2 है तो 2n² कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि 2n² 18 है तो उसमें कितना हो जाएगा? n = 3 आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, यदि हम n = 4 रखेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 16 दूना का 32, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा उसमें मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन ये 32 पॉसिबल है। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे इलेक्ट्रॉन की संख्या कौन सी पॉसिबल है? वो है 32। वो कब होगी? जब n की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि का क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिस भी क्वांटिटी में क्या होता है? डायरेक्शन बताया जाए तो वो क्या होता है? वो सदिश राशि होती है। और जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत न पड़े वो क्या होता है? वो अदिश राशि होता है। जैसे संवेग होता है तो इसमें हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है, तो ये क्या है? सदिश राशि है। बल का गुण टॉर्क बताना है तो ये भी क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट बताना है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिक करंट बताना है तो आप बता सकते हैं 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 100 एम्पियर, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि ये कौन सी है? अदिश राशि है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन सी सही हो गया। विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश की एसआई मात्रक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस में नापते हैं? कूलाम में नापते हैं। किस में नापते हैं? कूलाम में। Q = क्या होता है फार्मूला? I × T होता है। I × T होता है। I क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट होता है, और टाइम T होता है, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइम में फ्लो हुआ, उसी से हम क्या निकाल सकते हैं? Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा सेट समाप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लग सकता है कि साइंस के क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं, लेकिन यदि आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो फिजिक्स में लगभग कुल मिला के 20 टॉपिक हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री में भी ऐसे 15-20 टॉपिक ही हैं जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यदि आप अपने लूसेंट में इन क्वेश्चन को टिक कर लें और उनको अच्छे से समझ लें, ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है उसको यूट्यूब का सहारा लें, जैसे भी किसी आस पड़ोस से, या फिर हम ही कुछ दिन में इसके रिलेटेड वीडियो बना देंगे, ताकि ये जो 20-20
टॉपिक है, यदि आप इसको कवर कर लेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन अभी टफ लग रहे होंगे साइंस वाले, वो आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि आप PYQ करिए और उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप टिक करने का प्रयास करिए। ये आपको सिर्फ 15-20 टॉपिक ही होंगे। ठीक है, यदि आप इतना कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएंगे, तो फिर ओवरऑल क्वेश्चन इंप्रूव होगा, और कोई ओवरऑल क्वेश्चन इंप्रूव होगा तो एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू।